हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है ताकि जल संरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और जल की जो कमी होती है उस कमियों को दूर करते हुए लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि जल कितना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनिल जोशी जी। इनसे बात भी करेंगे। सर, जल की जब हम बात करते हैं तो हमेशा दिमाग में आता है कि जो हम पानी पीते हैं आम वही है, लेकिन अगर प्रकृति के लिहाज से देखें तो जल कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बात तो सही है कि जीवन का मतलब ही जल है। अब आप खुद ही कल्पना कर लीजिए, जब मंगल में और चंद्रमा में जाते हैं, विज्ञानी पहली चीज़ क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? जल। क्योंकि जल जीवन से जुड़ा है। कोई भी जीवन है, चाहे पेड़ पौधे, वृक्ष, मनुष्य, वन्य जीव, सब जल पर केंद्रित है। तो एक तो साफ बात है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतना ढेर सारा पानी जो समुद्र में भी है, हमारे शरीर भी पानी में ही है, लेकिन हमारी पानी के प्रति समझ नहीं है। उसका कारण है, हमने जब भी प्रबंधन की बात सोची तो हमने मनुष्य ने अपने द्वारा निर्मित प्रबंधनों पर विश्वास किया और इसीलिए सब कुछ ढेर हो गया। क्योंकि प्रकृति के संसाधनों का प्रबंधन प्रकृति के प्रबंधन से सीख कर ही निकलेगा। प्रकृति ने, देखिए, अगर आप अपना इतिहास खंगाल लें, हम सब लोग, तो सभ्यता वहीं पनपी जहाँ पानी होता था। आपने तमाम सभ्यताओं का नाम सुना होगा। फिर बसावट भी वहीं भी जहाँ पानी हो गया। पहाड़ में चाहे दूर दराज चले जाओ, सबसे बड़ा आधार पानी था। कहीं पे का भी आधार पानी है। और इसका मतलब ये था कि जब आदमी वहाँ पहुँच गया, फिर उसने अपने रास्ते तैयार कर दिए। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि अंततः ये पानी प्रकृति का दिया हुआ था, वहाँ हमने बसावट की। तो पानी वहाँ पर कैसे पहुँचा, वो प्रकृति का अपना तरीका था, विज्ञान था कि कहीं पर धारों से पानी उपलब्ध कराया, कहीं पे आपको गाढ़ गदेरों से उपलब्ध कराया, तो कहीं पे नदियों से उपलब्ध कराया, तालाबों से उपलब्ध कराया, कुओं से उपलब्ध कराया। तो ये प्रकृति के इस पूरी 100 साल की यात्रा में, अब आप देखिए, अपने देश में 25 लाख तालाब थे, 2 लाख बचे। अगर ऐसा है, और इसी तरह जो पानी कुओं का पाताल में पहुंच गया, पाताल का मतलब है खत्म होने के दिन है, तो पानी पाताल में पहुंच गया, धारे सूख गए और सब कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आज पानी हमसे दूर चला गया। हिमखंडों को देख लीजिए। हिमखंडों के बारे में अभी जो ताज़ा खबर है, वो अंटार्कटिका हो, आर्कटिक हो, थर्ड पोल हिमालय के भी जो झीलें हैं वो भी पिघलने लगी हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का पूरा इस मामले में बहुत बड़ा रोल है। और ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन इंड्यूस, मनुष्य के द्वारा जनित ये सब समस्याएं हैं। अब निदान कैसे ढूंढें? क्योंकि अभी भी किसी न किसी रूप में प्रकृति कैसे भी हो, प्रभु की ये कृपा है कि हमें पानी उपलब्ध है। लेकिन मत भूलिए कि 1950 में प्रति व्यक्ति 5000 क्यूबिक मीटर था, आज घट के वो 1200-1300 है। और अभी अगर इस बार की गर्मी और कर लेंगे तो शायद और घटेगा। तो लगातार अगर ऐसा हुआ तो हम पानी से दूर जा चुके होंगे। और कोपेनहेगन एक उदाहरण था कि जहाँ राशनिंग पानी की भी, अब आपके जैसे पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिल रहा है, पानी भी ऐसे ही मिलेगा। तो अच्छा सर, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तराखंड में तमाम नदियाँ, बड़ी नदियाँ, गंगा, यमुना, शारदा, तमाम नदियाँ उद्गम स्थल भी है। हम तमाम देश के तमाम राज्यों को पानी भी देते हैं, लेकिन उत्तराखंड के ही तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो गर्मियों के समय में उनके लोग जो ग्रामीण हैं वो प्यासे रह जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, कारण यह है कि जो बसावट हुई वो नदी के किनारे कम थी और पहाड़ों में ज़्यादा थी। और आधार था वहाँ के धारे। धारे सूख गए, नदी का पानी कैसे लिफ्ट करें ऊपर? क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले ये भी सजेशन देने की कोशिश की थी कि हिमालय में केनाल नेटवर्क होना चाहिए। आप बद्रीनाथ से अलकनंदा या तमाम नदियाँ जो निकल रही हैं, वहीं से पूरी केनाल खींचिए, क्योंकि ग्रेडियंट में चलेगी और वो नहर जगह जगह नहरों से जोड़े और वो नहर का पानी हमारे उपयोग आए, फिर आके ऋषिकेश में फिर डाल दो नहर में वापस, नदी में वापस। अब इसी की आवश्यकता है, वरना इन नदियों का हमारे लिए खाली बांध बनाए, ऊर्जा उत्पन्न करने, वो अगर कहीं स्वीकार है तो हम अपने स्थानीय उपयोग नदियों का कैसे कर सकते हैं? हमें हिमालयी केनाल नेटवर्क की चिंता करनी पड़ेगी। अच्छा सर, हम इस पे देखते हैं क्योंकि अमूमन रहा कि राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि जो हमारी नदियाँ हैं
पुरानी नदियां हैं, गाद गदेरे रहे हैं, चाल खाल रहे हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि ऐसे जो संख्या है लगभग 70% जो हमारे नदी नाले और गाद गदेरे रहे हैं वो सूख चुके हैं और अब 10-20% बचे जो सूखने के कगार पर, वो जल्दी सूख भी जाएंगे अगर उस पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो आपको लगता है कि ट्रीटमेंट के लिए क्या बेहतर प्लान हो सकता है, क्योंकि इसमें लगातार सवाल उठते रहते हैं, वैज्ञानिक भी लगातार बातचीत करते रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये मान लीजिए कि किसी भी जगह में कोई भी जो पानी है, गाड़ गदेरे में हो, धारों में हो, हिमखंडों में हो, ये वर्षा का पानी है। तो इसका मतलब है वर्षा का पानी का हम सही तरह से संचय नहीं कर रहे हैं। और अगर जहाँ जंगल कट गए तो वहाँ पे हमने तालाब बना लेने चाहिए थे, छोटे छोटे जल छिद्र बना लेने चाहिए थे, ताकि वो पानी भागे ना। वृक्षों का रोल ही वो था कि उसकी जड़ें नीचे पानी सींचती हैं। अब जैसे हमारा अपना उदाहरण है, इस नदी की पानी इसलिए बचा है कि हम यहाँ पर इस नदी में तमाम जल छिद्र हमने इसमें बनाए हैं और ये जल छिद्र इसको सींचते रहते हैं, रिचार्ज करने का काम करते हैं। तो अभी सरकार ने भी वैसे कोशिश कर रही है राज्य स्तर पर वर्षा के जल को कैच द रेन वाली इनिशिएटिव में वे वहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह चाहे गाड़ गदेरों की बात हो, धारों की बात हो, उनके पूरे जलागम में कैचमेंट को हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जल एकत्रित करना चाहिए और ये नीचे जल भिदों को, एक्वीफर्स को रिचार्ज करेगा, धारों से लेके नदियों का पानी बना रहेगा, क्योंकि वर्षा जनित नदियों को बड़ा संकट आ चुका है। सर, उत्तराखंड में 71% लगभग जंगल का क्षेत्र है और ये पर जो हमारे जंगली हैं, ये जंगल है, ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं भविष्य में, अगर हम जल संचय की बात करें या फिर जल संरक्षण की बात करते हैं तो? देखिए, इसमें जल बाकी वनों की बात नहीं होती, प्रजाति कौन सी है। अब आपको लगता है चीड़ का जंगल क्या वर्षा के पानी को रोकेगा? तो इसका मतलब है प्रजातियों पर भी सवाल है कि हम इस तरह के पेड़ जो चौड़ी पत्ती के होते हैं वो पानी को रोकते हैं। चीड़ जैसी प्रजाति तो आप जानते हैं ना, उसके पत्ते बड़े होते हैं, तुरंत पानी गिरता है, गिर जाता है, चला जाता है। नहीं, वनों के क्षेत्रफल पर ही नहीं बल्कि प्रजाति कौन सी है वो महत्व रखती है और उस पर भी गंभीरता होनी चाहिए। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अब क्लाइमेटिक फॉरेस्ट्री का काम है कि जिस जगह जो जंगल होना चाहिए, और प्रकृति ने हमेशा चौड़ी पत्ते के वन दिए, ये तो एक तरह से इन्वेडिंग स्पीसीज कहलाती है, जो आक्रामक प्रजाति है। चीड़ पाइन ये कहलाती है, ऊपर ओक खत्म कर रही है, नीचे साल खत्म कर रही है। तो वन अब जो भी हो, लेकिन जब जल छिद्र खुद जाएंगे पूरे, तो प्रकृति का, मिट्टी का प्रवृत्ति बदल जाएगी, उसकी भी प्रकृति बदल जाएगी। फिर वो ऐसे पेड़ों को निमंत्रण देगी जो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि अभी मनुष्य लगा रहा है पेड़ या मनुष्य बर्बाद कर रहा है। प्रकृति को अवसर दीजिए और प्रकृति परिस्थितियाँ वो तैयार करिए, प्राकृतिक वन आएंगे और पानी भी वापस आएगा, और तब शायद कहीं हम जल दिवस मनाने के अधिकारी भी होंगे। सर, ये भी रहता है क्योंकि वन क्षेत्र काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 71% भूभाग है, तो उन जगहों पर हम छोटे छोटे तालाब निर्मित कर सकते हैं जिससे जंगली जानवर शहर की तरफ नहीं आएंगे और उससे जो वर्षा का जल वो भी संरक्षित होगा। निश्चित रूप से अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वन तो आप देखे ही देखे, लेकिन जल समेटने का काम सबसे पहले होना चाहिए। पहले पानी आया कि पेड़ आया? दुनिया जानती पानी आया। आप पेड़ पेड़ कर रहे हो, पानी की बात नहीं कर रहे हो, तो पेड़ भी नहीं बचेंगे ना पानी बचेगा। तो पानी लाओगे तो पेड़ भी आ जाएगा। ये सिद्धांत है प्रकृति का, तो यही सोचा जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आज हम जिस तरह देख रहे हैं पूरा कंक्रीट का जंगल में देहरादून शहर हो आपकी तब्दील हो चुकी है, तमाम जो बड़े बड़े शहर हैं वो कंक्रीट जंगलों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन जो वर्षा का जल है वो संरक्षित नहीं हो पाता कि वो बह करके नीचे चला जाता है। तो उसके लिए शहरों में क्या प्लान हम अपना सकते हैं? मुझे लगता है कि दो बातें होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज़्यादा पानी की खपत कर ही शहर रहे और दुनिया में 18% की रेट से शहरीकरण बढ़ रहा है। आबादी भी बढ़ रही है, आप आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। अब वहाँ पे तो पानी का ज़रा संकट हुआ तो ढोल पीटना शुरू हो जाएगा और आपके तमाम तरह की लॉरी पानी लाना शुरू कर देगी, लेकिन वो विकल्प नहीं है। और न ही शहरों के लोगों को पानी के संस्कार और सभ्यता से जुड़ाव होता है, उन्हें पानी चाहिए। पर इसलिए अब ज़रूरी है कि शहरों में जो भी मकान बन रहा हो, जो भी कुछ हो, जो पानी वो ज़मीन से नीचे खींच के ला रहे हैं उसका अनुमान लगा लेना चाहिए। और उसको वो वापस कैसे करेगा? जब आप सोलर पैनल ला के लोगों की बिजली को रिप्लेस कर रहे हो, हाइड्रो पावर को, थर्मल पावर को, तो उनका पानी भी रिप्लेस करिए ना,
कि जो ले रहे हैं उसको नीचे भी डालिए, बोर कर दीजिए, जो बारिश का छत से जोड़ दीजिए बोर को, वो पानी वापस चला जाएगा। यही तौर तरीके हैं जो शहर अपने पानी को आने वाले समय में पाताल में जाने से बच सकते हैं। सर, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो कितना बेहतर हो सकते हैं या फिर एक बड़ी चुनौती है जल को लेकर के, संरक्षण को लेकर के? जल नहीं होगा तो विद्युत परियोजनाएं भी तो खटास में पड़ जाती हैं। आप सुनते नहीं हैं कि टेहरी डैम या दूसरे बड़े बांधों में जल उत्पादन कम हो गया, गर्मियों में पानी की कमी है। तो पानी जब आएगा और यही रास्ते हैं तो वो भी होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पानी औसतन आने वाले समय में भी और इस गर्मियों के बाद भी एक बड़ा संकट बनेगा। टुकड़ों टुकड़ों में बारिश होगी जो बाढ़ के रूप में होगी। तो हम पूरी व्यवस्था को हमने ख़राब कर दिया, प्रकृति के प्रबंधन को नहीं समझे, इसलिए हमारे लिए आने वाले समय में बड़ा कष्ट होगा। सर, हिमालय में जो है जल एक ग्लेशियर के रूप में हमारे पास एक बैंक है पानी का, वो बैंक भी लगातार घटता जा रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए क्या लगता है कि लगातार अध्ययन करने की भी ज़रूरत है, लगातार ग्लेशियर की मॉनिटरिंग करने की भी ज़रूरत है? मुझे लगता है कि इस पर मॉनिटरिंग हो रही है। कई स्तर पर वाडिया इंस्टीट्यूट से लेके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मॉनिटरिंग चलती रहती है। सवाल ये कि मॉनिटरिंग का करना क्या है? अगर बर्फ़ ने नहीं पिघलना है, आप क्या निर्णय ले रहे हैं? तो एक तो तमाम तरह की गतिविधियाँ रुक जानी चाहिए हिमालय के उसमें, क्योंकि वो वहाँ के माइक्रो क्लाइमेट को डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा हिस्सा है, जो मैक्रो क्लाइमेट है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन अपने माइक्रो क्लाइमेट को बचा सकते हैं। अपने जंगलों में जल छिद्र बना के अपना उसका औसतन जल मात्रा बढ़ा सकते हैं और जिसका असर निश्चित रूप से पूरे माइक्रो क्लाइमेट में पड़ेगा और उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। बढ़ती गर्मी के कारण हम उतने दुखी नहीं होंगे अगर हम माइक्रो क्लाइमेट लेवल पर काम करने की कोशिश करें पानी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अनिल जोशी जी, जिन्होंने बताया कि जल मानव जीवन के लिए ही नहीं जबकि सभी तरह के प्राणियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में जल संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में अगर अभी से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ी चुनौती साबित होगी। कैमरामैन प्रवीण सोनकर साथ रोहित सोनी, ईटीवी भारत, देहरादून।